भैया बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में आप लोगों को यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय का है। तो सभी विद्यार्थी भी ये क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे में मॉडल पेपर को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अनसॉल्व पेपर के लगभग सारे मॉडल प्रश्न पत्रों को सॉल्व करा दिया है, लगभग क्या सारे सॉल्व करा दिए। प्लेलिस्ट बनी हुई, चाहे आप 2023 के देखिए, 24 के देखिए, 22 के देखिए, सारे मॉडल प्रश्न पत्र पेपर आपके सॉल्व करा दिए गए। आपको हम प्रत्येक चैप्टर वाइज जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की क्लासें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप सभी लोगों को इन महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल पेपर को। और हमारे मॉडल पेपर का जो पहला प्रश्न है, सभी को पता है कि सबसे पहला जो प्रश्न होता है बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि एक संबंध दिया गया है a, b। प्रश्न को आप स्क्रीन पर जरूर देखिएगा। एक संबंध दिया गया है a और b में, ए और बी में एक ऐसा संबंध दिया गया है कि जो ए है वह बी से 2 कम है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या आ गया, जो ए की वैल्यू है वो बी से 2 कम है, और साथ ही में ये दिया गया कि जो बी की वैल्यू है वह क्या 6 से बड़ी है। तो आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन आपको दिया गया है 2,4। ठीक है, क्या ये दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? आप ही सोचिए, बी का मान 6 से अधिक, तो ये कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बी का मान 4 है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3,8। 3,8 को चलिए चेक करते हैं। इन्होंने कहा बी की वैल्यू 6 से अधिक होनी चाहिए है, और जब बी से जो 2 कम होगा वो वैल्यू ए का होगा, तो 8 से जो 2 कम होगा वो कितना होगा, 6 होना चाहिए। यहाँ 3 है ए के स्थान पर, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है 6,8। देखिए जो b की वैल्यू है वह 6 से अधिक है, ये बात सत्य है, लेकिन b की वैल्यू से 2 कम वैल्यू जो होनी चाहिए वो a की होनी चाहिए। तो b की वैल्यू अगर 8 है तो इससे 2 कम आपकी किसकी वैल्यू है, a की। मतलब इस कंडीशन को ये संतुष्ट कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। लेकिन हम डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जाता है, 8,7 दिया गया है, तो देखिए b की वैल्यू क्या है, 6 से अधिक है अधिक, और इससे 2 कम a की वैल्यू होनी चाहिए, तो जो कि नहीं है, इसलिए ये भी आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कभी कभी क्या होगा कि आपके जो विकल्प दिए जाएंगे उसके आधार पर आपको उत्तर का चयन करना होगा। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अगला खा पार्ट दिया गया है, इसमें कहा गया है कोट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू। मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए मैं बता दूं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक के ही होते हैं। ये एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको सॉल्व कराया है, अगर आप क्लासे लगातार देख रहे हैं। इसको मैंने कहा था ये कॉट इनवर्स हो जाएगा -1/√3 जो होता है वो कॉट कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कॉट 60 की वैल्यू होती है, क्योंकि ये tan 30 की वैल्यू होती है। जो tan 30 की होती है वही cot 60 की होती है, और cot 60 को लिखते हैं cot π/3। अब आप सभी लोगों ने ये भी पढ़ा है कि -cot थीटा जो होता है वो cot π-थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो ये हो जाएगा cot इनवर्स cot, इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई से पाई जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 π/3। cot इनवर्स cot थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। ये वैल्यू आ जाएगी 2 π/3। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भैया बढ़ते हैं गा पार्ट की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मतलब पहले का गा पार्ट, उसको देखते हैं। एक सारणिक दिया गया है 2, 4, उसके बाद दिया गया है -5 और दिया गया है -1। इस सारणिक का मान निकालना है। मतलब क्या करना है आपको, केवल सारणिक का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर 2 × 2 कोटि का इसका इससे गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, फिर माइनस लगाते हैं, 5 चौक 20, ये माइनस के 20 माइनस सूत्र वाला ये प्लस का 20 हो जाएगा, +20 - 2 कितना हो जाएगा 18। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, क्वेश्चन आसान लगते हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं तो क्वेश्चन आसान लगेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका घा पार्ट, साइन स्क्वायर। देखिए घा पार्ट दिया गया है साइन स्क्वायर नहीं, साइन x² + 5 कह रहे हैं कि इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो जिसका अवकलन करना होता है उसको y के बराबर मान लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करना है, dy/dx, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा साइन x² + 5। पहले तो आप x² + 5 को ये मान के चलिए कि थीटा लिखा हुआ है।
अब जब अवकलन करेंगे आप तो साइन थीटा का अवकलन कितना होता है, आप कहेंगे कॉस थीटा होता है। तो कॉस, इसको आपने थीटा माना है ना, मन में थीटा मानी, जिसको थीटा माना है उसका अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको अवकलन करना होता है जब तक कि एक्स का अवकलन 1 ना हो जाए। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का जब आप अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x और 5 का 0 हो जाएगा। ये आपकी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या, थोड़ा गुणा कर लीजिएगा आगे पीछे। बस आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपको पता है कि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते वक्त आपका समय बिल्कुल भी लॉस नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा भैया दोस्तों में शेयर करें। हम आपका समय भी बचाते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व कराते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा पहले का अंगा पार्ट। अंगा पार्ट में दिया गया है कि एक आव्यूह दिया गया है, एक आव्यूह ए दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर दिया गया है कॉस अल्फा, यहाँ पर दिया गया है माइनस साइन अल्फा, और यहाँ दिया गया है आपका साइन अल्फा, और फिर दिया गया है आपको कॉस अल्फा। और ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो a प्लस ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये कह रहे हैं a मतलब जो आव्यूह है, ए डैश का मतलब आव्यूह का परिवर्त आव्यूह बराबर क्या है आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह, जिसको आप इकाई आव्यूह कहते हैं। इकाई आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के एलिमेंट एक हो, बाकी सारे अवयव शून्य हो। ए आव्यूह की वैल्यू जब आप रखेंगे यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा और फिर माइनस साइन अल्फा, थोड़ा छोटा करके लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, प्लस लगाएंगे ए डैश। ए डैश की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए डैश की वैल्यू दिए गए आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के बराबर, मतलब इसकी रो को कॉलम में बदल दीजिए। तो ये जो रो है इसको मैंने कॉलम में बदल दिया, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में, साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्या आपको दिख रहा है, दिख रहा है। ये मैंने अभी LHS निकाला है, बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होगा 1 0 0 1। देखो जितने कोटि का आव्यूह होगा उतने कोटि का आपको क्या करना है भाई, जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, तो उसको सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए वहीं पर सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद इसको रैप करते हैं। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस माइनस ये आपका 0 हो जाएगा, ओके। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब आप देखिए 2 कॉस अल्फा भी 1 के बराबर ही है, क्योंकि जब सेम कोटि के आव्यूह होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 कॉस अल्फा बराबर होगा कितना 1, तो हम ये कह सकते हैं कॉस अल्फा बराबर 1/2, और 1/2 जो होती है वो कॉस कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री को कितना लिखते हैं π/3 रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा π/3। इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसे रब कर दूं भाई, चलिए रब कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 के का पार्ट को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि वक्र x = t² + 3t - 8, ठीक। इक्वेशन को लिख लेते हैं। दूसरे का पार्ट, इसमें दिया गया है x = t² + 3t - 8, और y = आपको दिया गया है 2t² - 2t और माइनस का 5। बिंदु 2, -1 पर, बिंदु 2, -1 का मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है, पर dy/dx की वैल्यू निकालना है। इस इक्वेशन का जब आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन t के पदों में दी हुई है, तो इसका आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा dx/dt कितना मिलेगा 2t + 3, तथा जो दूसरी इक्वेशन है इसका हम क्या करेंगे अगेन t के साथ, मतलब इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2 स्क्वायर का t² का 2t, तो ये हो जाएगा 4t और माइनस का 2। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं। जब समीकरण 2 भागे आप 1 करेंगे, समीकरण 2 भागे 1, समीकरण 2 को 1 से भाग करके निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा dy/dt, हो जाएगा कि नहीं, और नीचे हो जाएगा dx/dt। dy/dt की वैल्यू कितनी है 4t - 2, और dx/dt की वैल्यू कितनी है 2t + 3। dt से dt कैंसिल, ये हो जाएगा dy/dx बराबर
4t माइनस 2 अपान में 2t प्लस का 3। अब बात आती है कि t की वैल्यू तो यहाँ पता नहीं, हालांकि इसको एक नंबर में क्वेश्चन को नहीं देना चाहिए, लेकिन एक नंबर में दिए तो हम करेंगे क्या, मुझे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब आपको एक बिंदु दिया गया था, बिंदु दिया गया है आपको कौन सा, 2, -1। 2, -1 का मतलब x के स्थान पर 2 रखोगे तो t² प्लस 3t माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे जब आप t² प्लस 3t और 2 उधर जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0। इसको आप सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10, t² प्लस का 5t माइनस का 2t माइनस का 10 बराबर 0। t ले लेंगे कॉमन, t प्लस 5 हो जाएगा, -2 ले लेंगे कॉमन, t प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा t प्लस 5 एक ब्रैकेट में और t माइनस 2 बराबर एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो जब आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो t बराबर 2 आ जाएगा और t प्लस 5 बराबर 0 दिखाएंगे, t बराबर -5 आ जाएगा। t की 2 वैल्यू आएंगी। अब आप बात ये पड़ती है कि कौन सी वैल्यू लेंगे। तो भैया आपको 2, -1 दिया है, इसी प्रकार दूसरी समीकरण में y के स्थान पर -1 रखेंगे और 2t² माइनस 2t माइनस 5 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक बार t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और एक बार t की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। देख के बता दें आपको कितनी आ जाएगी भाई। देखो मेरा बताने का मतलब ये है कि आप सॉल्व तो कर ही लेंगे, इक्वेशन को आप सॉल्व तो कर ही लेंगे। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 2 और -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 और -1। मैं इसे सॉल्व नहीं करता हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा। अब इन दोनों में ये देखना है कि कौन सी वैल्यू मैच कर रही है। तो t बराबर 2 मैच कर रही है तो आपको t का मान 2 ही लेना है, क्योंकि दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। तो यहाँ से आपको dy/dt की वैल्यू मिल जाएगी। जब 2 लेंगे आप, 4 दूनी 8, 8 से 2 जाएगा कितना बचेगा, 4, और 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 7। आंसर आपको मिल जाएगा कितना भाई, 4/7। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। t बराबर 2 लेंगे ना, क्योंकि दोनों में 2 आ रहा है, और 2 लेंगे तो 4 दूनी 8, 8 से 2 गया 6 बचा। देखो हम 4 लिख दिए भाई, कितना बचा, 4 दूनी 8 माइनस 2 यानी 6 बचा। और यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 6/7 आंसर आ जाएगा। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब दूसरे के खा पाठ की ओर बढ़ते हैं। दूसरे के खा पाठ में आपको दिया गया है sin mx का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। जिसका भी अवकलन या समाकलन करना होता है उसको पहले y बराबर हम मान लेते हैं। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y का, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x साइन किसका हो जाएगा, mx का। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, देखिए इसमें से साइन mx का हो जाएगा cos mx, mx का अगेन करेंगे तो m बाहर आ जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा m cos mx, सभी लोग जानते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया दो सदिश, ध्यान दीजिएगा गा पार्ट में दो सदिश दिए गए हैं। मोड वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर दिया गया है मोड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। बोल रहे हैं इतना दिया है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कोण कितना होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि मोड वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, सभी लोग जानते हो। और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर होता है ए बी साइन थीटा। हालांकि मोड a मोड b होता है ठीक, लेकिन होता तो यही ना, ए बी कॉस थीटा ए बी साइन थीटा। अच्छा ए बी से ए बी दोनों पक्षों में कैंसिल, कॉस थीटा बराबर ये कितना बचा, साइन थीटा। कैसे निकालेंगे, कॉस को चेंज कर लीजिए, कॉस को ले सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा π/2/थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस से थीटा तो होता है, बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। साइन से साइन दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा उधर जाएगा, उधर थीटा ही बचा क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो चुका। इधर वाला थीटा इधर वाला माइनस थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते, ओके। तो इस तरीके से हमने दूसरे का गा पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब दूसरे के घा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरे का घा पार्ट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि एक अवकल समीकरण दे दिया इन्होंने d3y/dx³ है ना, और प्लस का दे दिया है x² और यहाँ पर दे दिया है d2y/ कितना दे दिया गया dx² का होल पावर 3 दे दिया, और प्लस का dy/dx और प्लस का y=0। एक अवकल समीकरण ये आपको दे दी गई है और ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसकी कोटि क्या है। किसी भी अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है। तो इस समीकरण में मैक्सिमम 3 बार अवकलन किया गया है। तो इस अवकल समीकरण की जो कोटि हो जाएगी, ऑर्डर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और इसी की जो पावर होगी
वो इस अवकल समीकरण की घात कहलाएगी, ना कि यहाँ पर पावर 3 लगी है तो आप सोचो सबसे ज़्यादा है तो वो हो जाएगी। मैक्सिमम अवकलज की जो घात होती है वो अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अब इसमें इस तरीके से मैंने घा पार्ट, अब देखिए अंगा पार्ट बचता है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अंगा पार्ट में दिया गया है कि समाकलन कीजिए एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स क्यूब और इंटू में डी एक्स। देखिए एक्स क्यूब का अवकल गुणांक सवाल में उपस्थित है, इसको आई बराबर आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा, माना एक्स क्यूब बराबर टी। जब एक्स क्यूब बराबर टी मानेंगे, जिसको भी टी मानते हैं उसका अवकलन कर देते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं डी टी बाई 3। अब इस फलन को टी के पदों में चेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं डी टी बाई 3। और यहाँ पर देखिएगा ई की पावर एक्स क्यूब को माना है हमने टी, तो आई बराबर 1/3 बाहर आ जाएगा। ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी ही रहेगा, ठीक। और टी की वैल्यू रख देंगे एक्स क्यूब और प्लस का सी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो दूसरे के सभी पार्ट थे वो हमने सॉल्व कर दिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट की ओर। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं। और इसको यहाँ पर हम रफ करते हैं भाई, है ना। इसको भाई रफ करेंगे तभी तो आगे के क्वेश्चन आपको कराएंगे। चलिए, अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 का भैया का पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 4 खंड होते हैं जो कि 2-2 अंक के होते हैं। इसमें का पार्ट दिया गया है कि एक अवकल समीकरण है y log y dx माइनस एक्स डी वाई बराबर 0 को हल कीजिए। इस अवकल समीकरण को हल करना है। अवकल समीकरण में हल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए x वाले एक तरफ कर लेते हैं, y वाले एक तरफ कर लेते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं पहले तो इसको लिख सकते हैं y log y इंटू में dx। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x dy। अब आप सभी लोग जानते हैं, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं dx बटे में x को इधर ले आइए और इधर हो जाएगा dy बटे में y और ये हो जाएगा log y। फिर दोनों पक्षों का कर देंगे हम समाकलन, तो ये समाकलन हो जाएगा आपका log x। अब चूंकि log x हुआ तो अचर भी log c ही जोड़ेंगे बराबर। इसका समाकलन करने के लिए हमको log y बराबर t मानना पड़ेगा, तो 1/y dy बराबर कितना आ जाएगा dt। इस तरीके से 1/y dy के स्थान पर हो जाएगा dt और आपने log y को t माना तो ये 1/t हो जाएगा। तो log t का 1/t का समाकलन log t बराबर इधर log m प्लस log n का फार्मूला है तो ये हो जाएगा log mn मतलब log xc। अब log से log दोनों पक्षों में हट जाएगा तो t बराबर आ जाएगा xc। t बराबर आपने माना है log y, तो log y बराबर हो जाएगा xc। log हटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा y बराबर e की पावर xc। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। होता क्या है यहाँ पर कि जो log जब हटाते हैं तो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है, log हटता है तो यहाँ पर e की पावर ये xc हो जाता है, मतलब e की पावर में सब चला जाता है जितना RHS में होता है। पहले लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती थी, प्रॉपर्टी वगैरह है नहीं, इस वजह से थोड़ा सा कहीं कहीं समझने में दिक्कत हो जाती होगी। जो खा पार्ट क्वेश्चन है इसमें एक दिया है, क्या कहते हैं, एक अवयव ए दिया है, एक अवयव बी दिया है। इसमें ए बी और बी ए निकालना है। इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, दो अवयवों का गुणनफल और उनका आप सभी लोग मल्टीपल और जोड़ घटाव सब जानते हैं। तो दो अवयवों का मल्टीपल करना है, जिससे मल्टीपल करना उस पर रो, बाकी कॉलम से मल्टीपल कर दीजिएगा। गा पार्ट को सॉल्व कराते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन का मतलब कई बार सॉल्व किया होगा। लिखा एफ एक्स बराबर है, तो वैसे सब आसान है, बढ़िया आज के क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर इसलिए आसान लग रहे होंगे, एक्स बराबर 0 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। एक फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। किसी दी गई लिमिट पर हम शांतता का परीक्षण करने के लिए उस दी गई लिमिट पर पहले फलन की वैल्यू ज्ञात करते हैं, उस दी गई लिमिट पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं और उस दी गई लिमिट पर RHL निकालते हैं। अगर दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो उस दी गई लिमिट पर फलन हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले एक्स बराबर 0 पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, फलन की, नहीं एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा अर्थात आपको 0 मिलेगा। फिर हम निकालते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड टू, जो लिमिट होता है लिमिट से माइनस चिन्ह लगा करके, उसके बाद इनटू में कितना लगाते हैं fx। अब ये हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ x होता है वहाँ पर लिमिट माइनस h रखना होता है। इस तरीके से हमको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन हमारा था एक्स स्क्वायर।
एक्स के स्थान पर हमें रखना है 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू 0 के बराबर, तो ये कुल मिलाकर के 0 ही आपको मिलेगा। तथा जब आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस और इंटू हो जाएगा एफ एक्स। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, एक्स के स्थान पर लिमिट प्लस एच रखना है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपको कितना रखना है 0 प्लस एच, इसका होल स्क्वायर। तो ये एच के स्थान पर 0 रखोगे तो ये भी 0 मिलेगा। आप लिखेंगे चूँकि एफ ऑफ 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, अतः x बराबर 0 पर जो फलन है वो क्या है, सतत है। क्या है भाई, सतत है। बताइए इतनी बात समझ में कि नहीं। सतता चेक करने के लिए दी गई लिमिट पर हम LHL RHL उस फलन की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तीनों वैल्यू अगर बराबर होती है तो उस दी गई लिमिट पर फलन हमारा कंटिन्यूअस होता है। आगे हम बढ़ते हैं गा के बाद घा पार्ट की ओर। घा पार्ट में ये दिया गया है कि y इक्वल टू कितना दिया गया है एक्स क्यूब और प्लस का दिया गया है tan x, ये दिया गया है। तो प्रश्न ये कहता है कि आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। मतलब जो फलन दिया गया है उसका x के रिस्पेक्ट में 2 बार अवकलन ज्ञात करना है। तो जब आप इसका एक बार अवकलन करेंगे तो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी। एक बार अवकलन करने पर एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर, tan x का अवकलन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x। लेकिन जब आप पुनः अवकलन करेंगे और यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 3x स्क्वायर का अवकलन 2x तो आ जाएगा 6x और सेक स्क्वायर x का अवकलन 2 सेक x और सेक x का अगेन करेंगे तो सेक x इंटू में कितना हो जाएगा tan x। इस तरीके से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सिंपल था ना क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 और 4 के का पार्ट को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के का पार्ट में दिया गया है कि समाकलन कीजिए। किसका समाकलन करना है, साइन x बटे में साइन x प्लस a, इसका समाकलन करना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही गजब का प्रश्न है क्योंकि इसमें अगर आपको प्रोसेस नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन लगा नहीं सकते हैं। क्या प्रोसेस नहीं पता होगा, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, साइन जो अंश होता है उसमें हम x में a जोड़ देते हैं और a घटा देते हैं क्योंकि हमको नीचे के जैसा बनाना होता है। और ये साइन x प्लस a और इंटू में dx हो गया। x प्लस a को हम मान के चलते हैं कि ये a और इस माइनस a को मान के चलते हैं b और a माइनस b का फार्मूला लगाते हैं साइन a माइनस b का। तो आप सभी लोग जानते हैं कि साइन a माइनस b का फार्मूला होता है साइन a इंटू में कॉस b फिर माइनस कॉस a, है ना, और इंटू में कितना साइन b पूरे के बटे में हो जाएगा साइन x प्लस a और इंटू में कितना हो जाएगा भैया dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। क्या करना भाई, अलग अलग कर लेना है और उसके बाद इसका क्या करना है भाई, समाकलन। देखिए समाकलन आसान तभी होता है जब हम अलग अलग कर लेते हैं तो, ठीक है। अलग अलग करने से उसके बाद समाकलन करने में बहुत ही सरलता हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा यार रफ कर दे, जगह हमें मिल जाए, है ना, तभी तो मज़ा आएगा भाई। चलिए भाई ये हो गया मेरा रफ। देखिए इसको भी रफ कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा आई इक्वल टू, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस ए इंटू में कॉस ए बटे में ये अलग करेंगे तो साइन एक्स प्लस ए था, साइन एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, ये ओनली कॉस ए इंटू में डी एक्स बचेगा माइनस। जब हम ये चीज़ इसके बटे में ले जाएंगे तो कॉस एक्स प्लस ए बटे में साइन एक्स प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस ए इंटू में साइन ए। तो साइन ए आपका अचर पद है ना, तो समाकलन करने के वक्त अचर पद को बाहर कर लेंगे और ये इंटू में केवल कॉट एक्स प्लस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स। ये भैया आपका देखिए यहाँ से कॉस ए आपका बाहर हो जाएगा और एक डी एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा एक्स, तो ये एक्स कॉस ए हो गया माइनस ये हो जाएगा साइन ए और कॉट थीटा का समाकलन सब लोग जानते हो, लॉग माड के अंदर होता है साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस ए और प्लस सी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के खा पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो खा पार्ट दिया गया है इसमें कहा जा रहा है कि यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं,
ए और बी क्या है, दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दी गई है 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आपको दी गई है 6/10। तो प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकालिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालिए। चूंकि यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो वी नो दैट हम जानते हैं कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब दोनों स्वतंत्र घटनाएं हो, अपवर्जी होने पर इनकी वैल्यू 0 होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 6/10। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18/100 आ जाएगा आपका। ये आपका एक आ गया, ये निकालना था। तथा आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 6/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 18/100। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर एक हर ले लेंगे, 6 3 9 हो जाएगा, ऊपर भी 10 से नीचे 10 से इसलिए गुणा करेंगे जिससे दोनों के हर हो जाएं बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर एक हर ले लेंगे 100, 90 से 18 को घटा देंगे, ये आपका आ जाएगा 72 और 2 से काटेंगे 2 3 6 2 6 12, ये 50, 18 और ये 25। आंसर आपका आ जाएगा 18/25। ये दूसरे का आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। बताओ पहले इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, बताइए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? देखिए मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, आपका बोर्ड एग्ज़ाम करीब है और मॉडल पेपर मैंने आपको वैसे भी काफ़ी सॉल्व करा दिए हैं और आप लोगों को हम चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्लास रेगुलर कर रहे हैं तो मेरी गारंटी है आप सभी लोगों, इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा जो इस टाइम आपको हम पढ़ा रहे हैं। बोर्ड पेपर में सब यही आता है घूम घुमा करके, ठीक है। तो बिना विचलित हुए इधर उधर किसी के मार्ग में किसी के बहकावे में आए हुए आपको इस समय जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसको आप शांतिचित होकर के पढ़िए अच्छे तरीके से। बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। तो इसे हम रफ कर दिए यहाँ पर। अब हम इसके आगे के प्रश्नों की ओर बढ़िया आराम से बढ़ते हैं। क्यों? अब जगह भी मिल गई हमें, अब हमको आगे बढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गा पार्ट। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जहां ए और बी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं होती हैं जो एक दूसरे से लगी हुई होती है। इसमें इन्होंने कहा है कि एक जो भुजा है जिसकी वेक्टर ए की वैल्यू दी गई, इन्होंने 3i कैप और प्लस का j कैप और प्लस का 4k कैप ये दिया गया है, और जो वेक्टर बी है वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है i कैप माइनस j कैप और प्लस का k कैप, ये आपको दिया गया है। बात समझ में ही? इन्होंने प्रश्न में कहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने कहा समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है मोड वेक्टर ए क्रॉस बी होता है। सबसे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, आई जे और के कैप। आई की वैल्यू, आई के गुणांक जे 3, जे का गुणांक 1, के का गुणांक 4, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे बी से मल्टीप्लाई करें तो बी वेक्टर बी में आई का गुणांक 1, जे का गुणांक -1, के का गुणांक 1। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, देखिए सबसे पहले आई कैप को लेते हैं जो कि प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं और इस कॉलम इस रो को छोड़ देते हैं। 1 एकम 1 -4 एकम -4 और माइनस सूत्र वाला +4, फिर माइनस जे कैप ले लेंगे, जे कैप वाला कॉलम रो छोड़ देंगे, 3 एकम 3 4 एकम 4, प्लस के कैप ले लेंगे, के कैप वाला कॉलम छोड़ देंगे, 1 3 -3 माइनस सूत्र वाला 1 एकम 1।
इस तरीके से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 4 एक कितना हो जाएगा 5 आई कैप, और यहाँ 3 से 4 जाएगा -1 माइनस जे, ये हो जाएगा प्लस का जे कैप, और यहाँ -3 -1 माइनस का 4 के कैप। तो यहाँ से अगर हमसे निकालना पड़ जाए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड, तो मोड निकालने के लिए अंडर रूट लगाते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ये कुल मिलाकर के अंडर रूट आपका कितना आ जाएगा 42 वर्ग इकाई, और यही होता है भैया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा वो घा पार्ट होगा, और ये अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रायिकता का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, मान लेते हैं कि एक लड़के को बी से लिख देंगे और लड़की को जी से लिख देंगे। इन्होंने कहा कि यदि यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की है, देखो मेरी बात को समझिए, क्या प्रतिदर समष्टि सबसे पहले निकाल लीजिए। दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, एक लड़की एक लड़का हो सकता है, पहली लड़की दूसरा लड़का हो सकता है, और दोनों लड़कियां हो सकती हैं। इतनी प्रतिदर मतलब इतने संभव कुल परिणाम हो सकते हैं। अब एक घटना को ई मान लीजिए और एक घटना को एफ। बात यहाँ क्योंकि 2 घटनाओं की बात हो रही है। एक इन्होंने ये कहा है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, और दोनों लड़के के लड़का होने की प्रायिकता। ई को मान लेते हैं दोनों लड़के हैं, एक तो स्थिति ये दी गई दोनों लड़के हैं, और एक घटना को एफ मान लेते हैं जिसमें इन्होंने कहा है दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की, कम से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक, प्रायिकता इस बात की निकालना है, प्रायिकता इस बात की निकालना है आपको कि दोनों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों लड़के हैं तो इस बात की प्रायिकता निकालना, जबकि कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये घटना घटित हो चुकी है। तो जो घटित हो चुकी होती है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसके घटने की प्रायिकता निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ई और एफ में हम क्या करेंगे, पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे। दोनों लड़के हैं, दोनों लड़के होने का मतलब बी कामा बी, और कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो एक बच्चा लड़का इसमें भी है, एक बच्चा लड़का इसमें भी, और एक बच्चा लड़का इसमें भी, तो इसकी कंडीशन हो जाएंगी बी कामा बी, बी कामा जी, और जी कामा बी। तो जब हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो दोनों में मिलेगा तो यही, ठीक, तो दोनों में एक, ई इंटरसेक्शन एफ मिलेगा 1। तो प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इसका अनुकूल परिणाम तो 1 है और कुल परिणाम कितने 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितने संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम है 3 और कुल संभव परिणाम 4, 4 से 4 कैंसिल, प्रायिकता आ जाएगी 1/3। बात समझ में कि नहीं समझ में? तो ये आपके इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 जो हैं ये सब बड़े वाले क्वेश्चन हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 वाले भी अभी के अभी ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं, जिससे जब अगली क्लास लें तो ये पूरा सेट 2 ही बार में सॉल्व हो जाए। आपको पता है कि जो भी पेपर हम सॉल्व कराते हैं मात्र 2 क्लासों में सॉल्व करा देते हैं। देखो हम चाहें तो एक ही क्लास में सॉल्व करा सकते हैं इतने ही समय में, लेकिन हमको कुछ क्वेश्चन छोड़ के चलना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो हम सोचते हैं कि जो विद्यार्थी जैसे पहली बार देख रहा है तो उसको ऐसा ना लगे कि सर जी ने तो क्वेश्चन छोड़ दिया है। हालांकि कई बार इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करा भी चुके हैं। जो लोग लगातार देख रहे हैं उनको तो बहुत ही तगड़ा अनुभव हो गया होगा इन क्वेश्चनों को लगाने का। बोर्ड एग्जाम उनके लिए बहुत ही आसान होगा, ये भी मैं कह सकता हूँ। और जो जुम्मा पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर नीचे वो यही कमेंट लिखते हैं कि सर हमको तो कुछ नहीं समझ में आता है। कुछ कहाँ से समझ में आएगा जब आप पढ़ाई नहीं करेंगे? तो बिना पढ़ाई किए कैसे पढ़ाई हो जाएगी आपकी, ये बताइए। चलिए अब हम 5 नंबर वाले भी यहाँ पर 2-4 प्रश्नों को सॉल्व कर ही लेते हैं लगे हाथ, क्यों, समय को लॉस ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर जो 5 का पार्ट है ना, 5 ही है ना, 5 का पार्ट तुल्यता संबंध पर आधारित क्वेश्चन है। एक रिलेशन दिया गया आपको, रिलेशन है एक पूर्णांकों का समुच्चय है जिसमें रिलेशन है a कामा b में कि जो सच दैट a माइनस b है वो क्या है 5 का गुणज है। तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन को 1000 बार आपको पढ़ाया है मैंने। देखिए बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते हुए बड़ा
अजीब सा लगता है। तुल्यता संबंध किसी दिए गए संबंध को इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो वह सतुल्य है, फिर नंबर 2 पर सममित और नंबर 3 पर संक्रामक है। सतुल्य संबंध की डिफिनीशन होती है कोई भी एलिमेंट स्वयं से संबंधित हो, और सममित का मतलब अगर पहला दूसरे से संबंधित तो दूसरा भी पहले संबंधित होना चाहिए, और तीसरे की कंडीशन ये है कि पहला दूसरे से संबंधित दूसरा तीसरे से संबंधित है तो पहला तीसरे से संबंधित होना चाहिए। इस तरीके से किसी दिए गए संबंध को अगर हम सतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध कर देते हैं तो वह दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्वतुल्य संबंध सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्यता के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ए कामा ए, यदि ए कामा ए दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। जब ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा था तो ए माइनस बी 5 का गुणज था। जब ए कामा ए दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा तो यहाँ से एक नई कंडीशन क्रिएट होगी, ए माइनस ए बराबर 0, जो कि 5 का गुणज है। अगर है मतलब जो चीज़ निकल के आ रही है वह स्थिति सत्य है तो हम ये कह सकते हैं कि आर जो है वो क्या है, स्वतुल्य है। क्या है, आर जो है स्वतुल्य है। अच्छा, सममित के लिए क्या करते हैं हम, सममित के लिए ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो हम जानते हैं कि ए माइनस बी, जब ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी 5 का गुणज है। ए माइनस बी क्या है, 5 का गुणज है। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर जैसे इसको हम कॉमन ले लें, माइनस मान लीजिए इसमें कॉमन ले लें तो ये बी माइनस ए होगा, तो क्या बी माइनस ए 5 का गुणज नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। जब ए माइनस बी है तो बी माइनस ए क्यों नहीं होगा? और जब होगा तो हम ये कह सकते हैं कि बी कामा ए बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आर क्या होता है, सममित होता है। तो इस तरीके से आर हो गया सममित। और फिर आ जाते हैं हम संक्रामक पर। संक्रामक संबंध क्या होता है कि ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तथा बी कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। तो जब ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी 5 का गुणज है। क्या है, ए माइनस बी 5 का गुणज है। और ये चीज़ मान के चलते हैं कि बी कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी बी माइनस सी 5 का गुणज है। और जब एक, अब कोई भी पूर्णांक रख के देख लो ए बी सी के स्थान पर, ए माइनस बी अगर 5 का गुणज है, बी माइनस सी 5 का गुणज है तो ये 100% है कि ए माइनस सी भी 5 का क्या होगा, गुणज होगा। और जब ए माइनस सी 5 का गुणज हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ए कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। देखिए भैया, जब ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा था तो ए माइनस बी 5 का गुणज था, तो जब ए माइनस सी 5 का गुणज है तो ए कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, करेगा। तो इस तरीके से आर क्या हो गया, संक्रामक भी हो गया। अतः हम ये कह सकते हैं जो संबंध है वो क्या है, एक तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्योंकि कोई संबंध अगर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है तो वह संबंध एक तुल्यता संबंध होता है। इस तरीके से दिए गए संबंध को हम तुल्यता संबंध सिद्ध कर सकते हैं, कई बार बताया इसको। अगला जो क्वेश्चन है खा पाठ, इसमें ये दिया गया है एक आव्यूह x प्लस वाई बराबर दे दिया गया, जैसे पहले संख्या दी होती थी यहाँ आव्यूह दे दी। और ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे, मुझे इसको देखते हुए हंसी आ रही है। जो क्वेश्चन 1 नंबर का था नहीं उसको 1 नंबर में कर दिए, जो 3 नंबर का था, और जो 1 नंबर का क्वेश्चन था इसको देखो 5 नंबर में कर दिए। x माइनस वाई बराबर दिया 3 6 0 माइनस 1। हम जानते हैं कि अगर हम इसको समीकरण 1 और 2 मान के जोड़ लें, अगर जोड़ लें x और x कितना हो जाएगा 2x, y कैंसिल हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो संगत अवयव जोड़ेंगे 5 3 8, 6 2 कितना 8, 0 0 9 और से 1 जाएगा, ये 8 बचेगा। इस तरीके से हम x बराबर ये जान सकते हैं 2 सबके बटे में जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 0 ये 4। x की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू उठा करके किसी भी आव्यूह में रख दो, इधर रखोगे उधर जाएगा, घट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं y की वैल्यू कहो डायरेक्ट लिखा दूं, इसको उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, और 2 से 4 जाएगा -2 बचेगा, 0 से 0 जाएगा 0, 4 से 9 जाएगा -5। इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि x और y आव्यूहों को ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। क्या यार, कभी कभी क्वेश्चन पेपर इतना आसान हो जाता है कि अब क्या ही बताया जाए। चलिए भाई,
इसको रफ करते हैं और एक क्वेश्चन आपको हम वर्ग के लिए दे देते हैं और फिर बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट क्लास में देख लिया जाएगा। कोई एक ही दिन तो है नहीं, क्योंकि लगभग पेपर हमारे पूरे सॉल्व हो चुके हैं और ये अंसाल पेपर का हमारा 7वां सेट था जो कि लास्ट सेट है एकदम। बताइए भाई, तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है अवकलन का भी पिछले सेट में मैंने सॉल्व कराया है, इसीलिए कह रहे हैं चलो इसको देख लिया जाए। y इक्वल टू जैसे कॉट x की पावर कितना है साइन x है और प्लस x की पावर x है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब चर की पावर चर दिया जाता है तो हम लॉग लेकर के उसका अवकलन करते हैं। अगर इस पूरे फलन का अवकलन करना है तो आप क्या करना, y1 बराबर मान लेना कॉट x की पावर साइन x और इसमें ले लेना लॉग, तो ये लॉग y1 बराबर घात आगे आ जाएगी साइन x और ये हो जाएगा लॉग कॉट x। इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे, ये 1/y1 dy1/dx, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देना, यहाँ से dy1/dx की वैल्यू आपकी आ जाएगी y1 इंटू में इसका अवकलज। इसी तरीके से x की पावर x में जब लॉग लोगे इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस लॉग x। इसका तो कई बार अवकलन किया गया है और फिर दोनों को जोड़ के लिख देना, अवकलन आ जाएगा। मैं कई बार ऐसे क्वेश्चनों को बता चुका हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर में ये कई बार रिपीट हुए। आज की क्लास में भैया हम इतना ही रखेंगे और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में जो इस पेपर का सेकंड पार्ट है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे और अंसाल पेपर 2024 के 7 सेट हमारे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।